ज्वलंत मुद्दा को लेकर मीडिया और जन सरोकार, और हमारे बीच आज दिग्गज शख्सियत सब उपस्थित हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं परिचय करवा दूं। हमारे जो अतिथि हैं, तो हमारे पहले अतिथि हैं श्री आनंद जी, जो झारखंड सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क में उपनिदेशक हैं। मूलतः जहानाबाद बिहार के रहने वाले श्री आनंद ने सूचना के अधिकार पर जो उल्लेखनीय कार्य किया, प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। खासकर श्री आनंद ने नौकरी को जनसंपर्क के सरकार का सशक्त माध्यम साबित करने का प्रयास किया। इसके अलावा भी इनके विभिन्न क्षेत्रों में इनका योगदान भी सराहनीय है। श्री आनंद आजीविका के लिए सरकारी सेवा में रहते हुए पढ़ने लिखने की रुचि को जगाए रखे श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के फैकल्टी भी हैं। आपका अग्रसर के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दूसरे अतिथि हैं श्री शशि सिंह जी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े एक दिग्गज शख्सियत हैं और मूलतः बिहार झारखंड से संप्रति कार्य क्षेत्र इनका मुंबई है। श्री सिंह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े एक दिग्गज शख्सियत है। आपने अलग अलग कई प्लेटफॉर्म पर काम किया और अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी। आपने जन सरोकार से जुड़े मुद्दे पर बिना लाग लपेट के जमकर लिखा। इस दौरान बालाजी टेलीफिल्म्स, नवभारत टाइम्स, GTV और प्राइवेट लिमिटेड के लिए किया गया काम भी आपका उल्लेखनीय है। इस दौरान कई कार्यक्रमों का संपादन भी आपने किया, जो काफी चर्चे में रहा और जिसकी सराहना चौतरफा हुई। आपका अग्रसर के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारी अगली अतिथि हैं अंबिका अरोड़ा जी। आज की आप हिंदी भाषा में स्नातकोत्तर हैं और भाषा विज्ञान एवं पत्रकारिता में आपको विशेषज्ञता हासिल है। संप्रति आप IIT गांधीनगर में कंटेंट डॉक्यूमेंटेशन का काम देखती हैं। इसके अलावा बाल मनोविज्ञान डिप्लोमा में आपको डिप्लोमा प्राप्त है। साथ ही हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में भी आप PG डिप्लोमा है। इसके अतिरिक्त आपके द्वारा संपादित कुछ प्रोजेक्ट उल्लेखनीय है। आपने प्रोजेक्ट समर्थ के माध्यम से वंचित झोपड़ी पट्टी में रह रहे बच्चों के बुनियादी शिक्षा से जोड़ा। आपका एक प्रोजेक्ट अपनी पाठशाला काफी चर्चे में रही, जिसके माध्यम से आपने अभावग्रस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाया। तो जैसा कि संचार माध्यम है तो समाज है। विचारों का विनिमय और सूचनाओं का साझाकरण इस सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण देन है। सामाजिक जीवन के अच्छे बुरे कर्म के निर्वाह में संचार माध्यम की अनदेखी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संचार माध्यम के जिन चयनित आयामों जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरदर्शन, आकाशवाणी, टेलीविजन और सोशल मीडिया पर चर्चा की गई, वे प्रत्यक्ष रूप से समाज से जुड़े हैं। मीडिया एक सामाजिक व्यवस्था है जो समाज और समाज के लिए समाज द्वारा संचालित है। देश के शासन और न्याय प्रणाली में इसका अमूल्य योगदान है। उक्त वर्णित सभी माध्यम स्वयं में साधन है और साध्य है, जिसका एकमात्र उद्देश्य सतर्कता लाना है। अंग्रेजी में इसकी एक प्रभावी उक्ति है, अवेयरनेस इज द प्राइस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जागरूक होना लोकतंत्र का मूल्य है। इससे स्पष्ट है कि समाज को सतर्क और जागरूक बनाने का जो माध्यम है वो मीडिया है। तो आज मेरा पहला प्रश्न श्री आनंद जी से ही रहेगा कि पिछले कुछ दशक में मीडिया के टूल बदल चुके हैं, अखबार से आज इंटरनेट तक। ऐसे में क्या मीडिया का जन सरोकार से भी नाता बदला है, किस तरह? हाँ, देखिए, मीडिया का स्वरूप समय के साथ साथ बदलते रहा है और खास करके 90 के दशक में उदारीकरण के बाद जो मीडिया का स्वरूप उभरा है पूरा ग्लोबली, उसमें होता है कि आम आदमी के मुद्दे दूर हो जा रहे हैं और बाजारवाद अधिक से अधिक हावी हो गया है। और मीडिया एक ढंग से आप देखें तो बहुत एक इश्तिहार की तरह नजर आता है। कोई अपना एजेंडा चला रहा होता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और सारे के सारे लोग। और जैसा आपने आजकल देखा होगा कि कोई कुछ मीडिया के नाम से, कोई कुछ मीडिया के नाम से पुकार रहे हैं। ऐसे में मीडिया का जो मूल स्वरूप है वो कहीं गुम होते जा रहा है और इसका सीधा असर मीडिया की विश्वसनीयता पे पड़ रहा है। मीडिया की विश्वसनीयता को कायम रखने के लिए मीडिया को फिर से
खुद को एक सेल्फ रेस्ट्रेंट अपनाना होगा और तभी ये जाके संभव हो पाएगा। मीडिया का स्वरूप पहले था, अब जैसे आजादी की बात के जो दिन थे तो राष्ट्र निर्माण के दिन थे, उन दिनों का मीडिया कुछ और था। उसके बाद राजनीति और समाज और अर्थव्यवस्था ने जो करवट ली, धीरे धीरे कृषि क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई हमारे यहाँ, तो उसके बाद आप देखिएगा कि मीडिया, सिनेमा, मीडिया में मतलब सिर्फ अखबार में नहीं, वो सारे जो संचार माध्यम है उनकी बात मैं कर रहा हूँ, उनका स्वरूप धीरे धीरे बदलता गया समय के साथ। और उदारीकरण, वैश्वीकरण में हुआ क्या कि ग्लोबल गांव में मूल गांव कहीं ना कहीं गुम हो गया। मूल गांव गुम हो गया तो आदमी गुम हो गया, उसका समाज, उसका चौपाल गुम हो गया, और हम कहने के लिए रह गए कि पूरा गांव एक ग्लोबल गांव है, पूरा विश्व। लेकिन इसमें मूल जो गांव की जो भावना थी वो कहीं ना कहीं दरकिनार होते जा रही है धीरे धीरे। उसको फिर उस छोर को पकड़ना होगा, और यही मीडिया के लिए मैं समझता हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय है कि इसके बाद का जो सिलसिला होगा वो बहुत ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के हिस्सा हैं, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। ठीक है, उस रास्ते से थोड़ा सा मीडिया को हम पूरा नहीं पा रहे हैं आज की तिथि में, लेकिन फिर भी मीडिया को अपने उस मूल स्वरूप को, अपने उस आम आदमी की जो भावना है उसको पकड़ना होगा, और यही मीडिया का उत्सव होगा भविष्य का। मेरी समझ यही कहती है। जी, मेरा दूसरा सवाल है शशि सिंह जी से, जो मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री और तमाम कई इंडस्ट्री से ये जुड़े रहे हैं, तो है कि आम लोगों से जुड़े बुनियादी मुद्दे। अब सवाल उठता है कि ये आम लोग कौन हैं और ये बुनियादी मुद्दा क्या है। आंकड़े बताते हैं कि भारत की कुल आबादी का 8% हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है, और करीब 85% आबादी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करती है। मसलन 90% आबादी अपनी जरूरतों से महरूम है। भूख, शिक्षा और गरीबी सुरसा की तरफ मुंबई खड़ी है, और रिहाना का नाच गाना पिछले सप्ताह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का टॉप स्टोरी बनी। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, टेलीविजन जो एक माध्यम है उसमें हम लोग रिमोट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो रिमोट में क्या होता है कि हम रिमोट से चीज़ों को चला रहे होते हैं। देखने के लिए हमको वो सुविधा दी गई थी कि हम बदल बदल के सब तरह के व्यू देख सकें। लेकिन अब रिमोट दूसरी तरफ से काम कर रहा है, जैसे अभी रिहाना वाले मुद्दे या ऐसे कोई भी मुद्दे कभी भी आते हैं और पूरी तरह से बस उन्हीं की बात होती है। बाकी सारे समाचार, बाकी सारे सरोकार उस समय के लिए स्थगित कर दिए जाते हैं। स्थगित ही कहूँगा, मतलब उसको दबाया तो नहीं, मतलब हमेशा के लिए खत्म तो नहीं हो जाते। तो अभी जैसे तकनीक का इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है कि क्या आम जन तक पहुंचाना है, ये भी मैनिपुलेट हो रहा है। तो अभी जो रिहाना वाली की बात करें या अंबानी की शादी की बात करें, तो हर मीडिया को एक एकीकृत तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। अब आज का मीडिया की ये हकीकत है। अब ऐसे में चुनौतियां पत्रकारों की काफी बढ़ जा रही हैं कि ज्यादातर जो लोग संस्थागत तरीके मीडिया संस्थानों से जुड़े हुए हैं, भले उनके प्लेटफॉर्म बड़े हैं, लेकिन वहां पत्रकार की भूमिका बहुत छोटी है। वो जो उसका मूल काम है वो करने को स्वतंत्र नहीं है। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। कहने को कोई मतलब दुनिया के सबसे बड़े संस्थानों में वो CNN है, फॉक्स है, BBC, भारत के आज जितने भी नाम है वो नाम ले लें, वहां का पत्रकार बहुत मुश्किल में है। ऐसे में नए दौर ने उनको मतलब उनकी बात कहने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे। आजकल के जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडिया वगैरह के, इनका इस्तेमाल करके कुछ कुछ बातें तो उभर के आ जाती हैं। लेकिन अब ये समझिए कि भूसा में सुई ढूंढने जैसा मामला हो गया है। तो सरोकार आज जो अपना मूल मतलब विषय भी है आज की चर्चा का,
तो मीडिया में सरोकार का की अभी की स्थिति यही रह गई है कि पूरा भूसा पड़ा पड़ा है, वहां आप सुई निकालिए। अब वो सुई निकाले कौन? जो जिस तरह का स्वरूप है मीडिया का, वो इतना महंगा हो चुका है कि उसको जो चलाने के लिए खर्चे हैं वो बाजार पे निर्भरता है। पहले तो जहां तक मतलब आप खुद भी एक पत्रकार की पुत्री रही हैं, आपके पिता का दौर अगर आपको याद हो, तो वो लोग सिर्फ एक छोटी सी पत्रिका निकाल करके भी अपनी बात बहुत गंभीरता से रख पाते थे। आज इतना साधन लेकर के भी हम उसका 1/4 हिस्सा भी कह नहीं पाते। तो किसी ने तो हमारी आवाज रोक रखी है। तो इस तरीके से अभी संघर्ष तो है, लेकिन इन्हीं में से कुछ रास्ते भी निकलते जाएंगे। और रास्ते किस तरीके से हैं वो भी आप यहाँ देख लीजिए कि बहुत सारे पत्रकार जिनके पास कोई मंच नहीं रहा, उन लोगों ने इन्हीं सोशल मीडिया के इसी भीड़ में से एक थोड़ा सा मतलब अपने लिए जगह बना करके बातें कहनी शुरू की। लोगों ने मतलब उनको उनके पीछे गए, उनकी बातें सुनते हैं, वहां से उनको अपनी बातों का स्वर मिलता दिखता है। तो एक तरीके से मतलब पूरी तरह से शांत तो नहीं कर पाते हैं दो सरकारी बातों को, लेकिन हाँ थोड़ा मुश्किल है। मैं अंबिका जी का से पहली बार हमारे मंच पर पधारी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो अंबिका जी, आपसे भी मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि आप इस तरह से जो प्रिंट मीडिया, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक वर्ग को ही हाईलाइट करने में लगी रहती है, जन सरोकार से थोड़ी दूरी उन लोगों ने दूरी बना रखा है। पहले जैसा कि सर ने कहा कि हम लोग अपनी बातों को एक छोटे मंच के छोटे अखबार पत्रों पर भी अपनी बातों को रख पाते थे। तो आज हम कैसे इन सब चीज़ों को कहाँ रख पाएंगे, किस तरह से इन चीज़ों को देख पाएंगे? सोशल मीडिया ही है तो इतनी भीड़ लगी हुई है सोशल मीडिया में कि लोग उस तरह के मंच को कहाँ ढूंढेंगे जहाँ तथ्यात्मक बातें हो, सही बातें जन सरोकार की रखी जाती हैं। सभी को नमस्ते। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत अभी इतने ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स सोशल मीडिया पे भी आ गए हैं। जैसे पहले हमें ये लगता था कि अखबार में भी मतलब जैसे जो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं फैक्ट नहीं दे रहे हैं, और सोशल मीडिया पे लोगों ने शिफ्ट करना शुरू करा। लोगों को बहुत विश्वास हो गया, जैसे जो जिसको हम जेन ज़ी कहते हैं वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में इन्वॉल्व्ड है आजकल। मैं भी हूँ उसमें से एक। लेकिन ये नहीं पता चलता कि कौन सी न्यूज़ सही है कौन सी गलत है। तो ये फिर आजकल एक नया ट्रेंड है जो व्लॉग करते हैं, जिसमें आप जैसे अभी रिसेंटली जो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके ऊपर एक व्लॉग आएगा। मतलब वहाँ पे लोग जाके व्लॉगिंग कर रहे हैं और वहाँ पे अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिखता है। फिर अगर हम न्यूज़ चैनल पे देखें तो बिल्कुल ही अलग दिखता है। तो अब जो भी सारा चर्चा, जो भी एक हमारा एक ओपिनियन, अब कैसे युवा पीढ़ी का ओपिनियन बनेगा जब हर जगह से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज मिल रहे हैं, ना कि हमें एग्जैक्टली ये पता चल रहा है कि इसमें तथ्य क्या है, क्या सच्चाई है, नहीं पता। हम सिर्फ उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, उस चीज का उसके रास्ते पे चल रहे हैं जो हमें सही लग रही है। मतलब जो हमें जिस तरीके की हम अपने ग्रुप्स में बात करते हैं या जैसे भी हम लोग आपस में जो भी हमारा एक ओपिनियन होता है वो कैसे फॉर्म होता है, वो सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और कुछ लोग मतलब बहुत ज़्यादा अगर कोई ऐसी बात थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके कुछ एक नया पर्सपेक्टिव देने की भी कोशिश करता है तो उसको एंटी नेशनलिस्ट कह दिया जाता है बड़ी आसानी से। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सोशल मीडिया पे ज़्यादा अगर आप पॉलिटिक्स की भी अगर आप चर्चा करो या पॉलिटिकल बात करो तो वो एक लड़ाई में बदल जाता है अपने आप ही। तो इसीलिए जो अभी अंबानी वाली जो वेडिंग है वो जामनगर, इसलिए लोग उसके बारे में ज्यादा कर रहे क्योंकि वो एक सेफ चीज है। मतलब आप उसके ऊपर कुछ भी कमेंट करो, आपको कोई वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स या कुछ इस मुद्दे पे आप जरा सा भी कुछ कमेंट कर देते हो तो
एक मतलब बहुत ही जल्दी कुछ ही सेकंड्स में आपका विरोध हो जाता है बहुत आसानी से। और सोशल मीडिया से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, पर इतना अब वो कुछ ज्यादा ही मतलब लोगों को एक्चुअली पता नहीं है कि बोलना क्या है। वो मतलब सिर्फ दिखने के लिए और अपने आप को सही दिखाने के लिए कि हाँ मतलब जिसको हम मान रहे हैं वो सही है, और किसी को नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि हमें फैक्ट्स ही नहीं मिल रहे हैं अभी। क्या तथ्य, क्या सच है, क्या झूठ है, हमें नहीं पता। हम सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं जो हमें अच्छा लग रहा है, जो हमें जिसकी एक बात भी हमारी सोच से अलाइन कर रही हो, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है ये तय करना कि आपको आपका ओपिनियन भी है, क्या वो आपका खुद का है कि क्या वो किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का है। जी अंबिका जी की ये बात बड़ी सही है कि आज इतना मिलावट हो गया है खबरों में कि बस अब दूध का मिलावट तो शायद आप पता भी कर लें, खबरों में मिलावट पता करना आज बड़ा मुश्किल हो गया है। और सोशल मीडिया के दौर में ये सही है कि हाँ, बोलने का मौका तो मिल गया, लेकिन सुनने का सलीका अभी हमें सीखना बाकी है। तो ये जो सुनने का सलीका हमें जो सीखना होगा, उसके लिए बस हमारा एजुकेशन, हमारे तर्क बुद्धि ही हमारा साथ देने वाली है। बाकी सारे लोग, सारे ओपिनियंस कहीं ना कहीं इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये मैनिपुलेशन से बचने के लिए हमें अपने आप को सिखाना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा कि हम न्यूज़ को या किसी भी मीडिया को कंज्यूम कैसे करते हैं। तो ये एक रास्ता दिखता है। अब जो इंडिविजुअल लेवल पे हमें एज एन ऑडियंस अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी। एक पत्रकार के रूप में भी हमें मतलब थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा, अपने तथ्यों को रखते समय सारे कसौटियों को उसको परखना पड़ेगा कि हम जो रख रहे हैं। क्योंकि अगर एक संस्थागत मीडिया से जुड़े हुए हैं या कोई भी अगर हम ब्रांड बना करके अपनी बात रख रहे हैं, तो हमारी विश्वसनीयता इसी बात पे बनेगी। कुछ एक दो बार बोल के तो निकल जाएंगे, लेकिन बार बार बोला गया झूठ उजागर भी होता है। तो ये तो ठीक है, बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन उसमें टिकाऊ कितना है? कौन से वैसे ओपिनियन मेकर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं जो 10 साल से कंसिस्टेंट है? तो 10 साल से कंसिस्टेंट है, इसका मतलब उनने क्वालिटी पे काम करा है। अचानक से कोई आता है, उभरता है इंटरनेट सेंसेशन और साल भर में गायब। अभी चूंकि तकरीबन 20-25 साल से इंटरनेट पे सक्रिय हैं, तो बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने उभरते देखा और उनको खत्म होते देखा। तो ये विश्वसनीयता वाला जो है, इसमें दोनों तरफ से हमें अपने आप को ट्रेन करने की जरूरत है, बतौर पत्रकार भी और बतौर ऑडियंस भी, बहुत ढंग से। देखिए, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि वेस्टर्न मीडिया में आज से 40 साल पहले कॉन्सेप्ट आया था कम्युनिटी रेडियो, कम्युनिटी वीडियो और कम्युनिटी न्यूज़पेपर्स की, और उन्होंने लोकल लेवल पे इतना ज्यादा काम किया और आज भी वो इतने प्रभावी हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में। हमारे यहाँ इंडिया में क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन के बाद हमने चाहा उसको एडॉप्ट करना, लेकिन ना तो हमारे यहाँ जो ऑडियंस रीडर का वैसा एक बनावट था कि वो इसको उसी रूप में एडॉप्ट कर सकें। उसी के कारण ये हुआ कि ये मीडिया यहाँ का फ्लॉड हो गया, जो मेरी समझ बनती है जी, कि हम उस स्थिति में नहीं थे कि हम उस मीडिया को एडॉप्ट कर सके। देखिए, एक उदाहरण मैं देता हूँ कि बिहार में एक छोटी सी जगह है, हाजीपुर जिले में राजा पाकड़। वहाँ एक गांव का बस स्टैंड था और वहाँ पे एक उस समय सीडी का युग था। एक दुकान वाला वो म्यूजिक सिस्टम बनाता था लोकली, वो सीडी में गाने बजाता था। एक दिन उसका कनेक्शन कुछ गड़बड़ हो गया तो वो उसकी आवाज पकड़ने लगा, और आवाज पकड़ने लगा तो रेडियो में भी बजने लगा। फिर गांव के लोग बोले कि अरे तुम्हारा गाना तो रेडियो में बजता है। ये राघव की बात कर रहे हैं शायद आप? नहीं, राघव रेडियो की बात मैं कर रहा हूँ। तो वो हमारे यहाँ फिर वो अनाउंस करने लगा कि भाई फलाना बस इतने बजे आ रही है और आप इससे अमुक स्थान पे जा सकते हैं। फिर पोलियो का टीका उस समय लग रहा था, तो वो बताता था कि पोलियो वाले उस गांव के उस ओर गए हैं, जो हैं बच्चे उनको जाके वहां दिला लीजिए। उसका ऐसा इफेक्ट हुआ कि वो एक रोल मॉडल बना यूनेस्को के लिए, ऑल्दो इट वाज इलीगल हियर। तो
हमने चीजों को वेस्टर्न दुनिया की तरह एडॉप्ट नहीं किया। दूसरा ये हुआ कि वेस्टर्न मीडिया में ये अभी भी है कि स्पेसिफिकेशंस का, जैसे मान लिया कि कोई डेवलपमेंटल जर्नलिज्म कर रहा है, कोई इन्वायरमेंटल जर्नलिज्म कर रहा है, कोई एजुकेशनल जर्नलिज्म कर रहा है, कोई पॉवर्टी रिलेटेड आइटम, कोई अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड आइटम, हम ऐसी ब्रीड को इंडिया में तैयार नहीं कर सके। आज मेरी बात हो रही थी मुंबई के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में था। आजकल वो चुनाव आने वाले हैं और निर्वाचन आयोग की तरफ से उस सज्जन को से मुझे इंटरेक्ट करने के लिए कहा गया था। उनका झुकाव बस इसी से था कि कैसे एक आम आदमी को, तो भैया अगर आम आदमी को इन्फ्लुएंस करना है तो उनको उन्हीं के ग्रामर में, उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के समाज की के तय उनको कन्विंस करना होगा। अब आप अपनी भाषा थोपोगे, आप अपना कल्चर थोपोगे, आप अपना ग्रामर थोपोगे, तो यू कांट इन्फ्लुएंस एनीवन। तो ये हमारे यहाँ मीडिया की बहुत बड़ी विसंगति रही, और इसी के कारण ये जो उभरी है स्थिति सोशल मीडिया में, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, दिल्ली में पुस्तक मेला लगता है। अब तो सोशल मीडिया में इतने ज्यादा प्रचारक हो गए हैं कि अब किताबें पढ़ना भी चाहे पाठक तो चुन नहीं पाता है। देखता है इनके लाइक्स बहुत ज्यादा आए थे और बहुत लोगों ने उनकी किताबों को लेके अपने फोटो चेप दिए। अरे भैया, किताबें हैं तो बोलेंगी, आपकी भाषा बोलेगी, आपकी किताब बोलेगी। कोई नाटक है, कोई तो नाटक बोलता है, कोई सिनेमा बोलता है। अब आप उसको इतना ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। कपिल शर्मा के शो में सारी फिल्म की टीम को बैठा दिया और दर्शक का चूना लग गया। मान लिया कि आजकल महंगे थिएटर हो गए हैं। तो ये हमारे यहाँ जो है कि न तो ऑडियंस का वैसा डेवलपमेंट हो पाया, और न ही जो इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, और इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा पंप अप हो गया है कि उसमें से एक आम आदमी को चुनना, और जन सरोकार के मुद्दे इसी में हाशिए पे चले गए हैं। जी, जैसे अभी आनंद जी ने शुरुआत में ही कही कि ग्लोबल विलेज तो बन गया, लेकिन नीचे से विलेज ही निकल गया। ये जो अभी समस्या आपने बताई, ठीक ये इसकी जड़ ही वही है कि दुनिया से तो जुड़ गए लेकिन एकदम जमीन से उखड़ गए। अब गमले में कितने देर तक हम कृत्रिम रूप से सही मतलब बचे रहेंगे? अब सब कोई आकर के अपने अपने तरीके का, कोई पानी डाल रहा है तो कोई खाद डाल रहा है, और एकदम इतना यूनिफॉर्म तरीके से किया जा रहा है। और डाइवर्सिफिकेशन का खेल था, अब डाइवर्सिफाइड रहने दे रहे हैं तो यूनिफॉर्म होने में दिक्कत है। यहाँ भी सूचना एकदम यूनिफॉर्म तरीके से सेंट्रलाइज करने की कोशिश हो रही है, इसीलिए एकदम जो डिस्कनेक्ट हम फील कर रहे हैं ना हर जगह पे, यही कारण है कि मतलब जो मीडिया की तरफ से जो मतलब आने देना चाहिए था, वन वे ट्रैफिक टाइप का हो गया। भले ये दिख रहा है कि सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट पार्टिसिपेशन इतना अच्छे से कठपुतली नचाया जा रहा है कि जो इसमें पार्टिसिपेंट है उसको भी नहीं पता चल रहा है। सब कुछ उथल पुथल मचा के रख दिया है मीडिया ने। जी, सच्चाई ये है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मुझे चुनना क्या है, मुझे देखना क्या है। मुझे टीवी पे बैठते हैं कुछ देखने के लिए, फिर कुछ परोस दिया जा रहा है, कहीं से कुछ कहीं से कुछ। लोग तो इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको देखना क्या है। अब दर्शक ही नहीं समझ पा रहे कि उनको देखना क्या है। दिक्कत ये है। और किसी भी चैनल को पॉपुलर बनाने के लिए कुछ गहमा गहमी की तरह अब तो गालियों का भी प्रयोग शुरू हो गया है कि एक दूसरे को गाली दें और उसको काफी चर्चे में हाईलाइट करके और फिर लोगों के बीच रख दें। एक देखिए बाकायदा उस गालियों को सुनने के लिए भी बैठे हुए हैं और सुनते हैं, मजा लेते हैं। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको ये चीज अच्छी नहीं लगती है, तो वो क्या करें? उनके समझ में भी नहीं आती है कि उनको करना क्या है। देखिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। हाँ, इंदू जी को मैं एक याद दिलाना चाहूंगा कि इनके पिताजी स्वर्गीय आचार्य लक्ष्मीकांत मिश्र जब सक्रिय पत्रकारिता में थे, बहुत बुजुर्ग थे उन समय, उन दिनों, ये भी उनके साथ रहती थी अक्सर ही।
तो ये एक अल्पसंख्यक समुदाय के एक युवक को मैं अक्सर उनके साथ देखता था। तो एक दिन हमने कहा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये उर्दू में अखबार में लिखना शुरू किया है इन्होंने, और इन्होंने कहा कि मैं पत्रकारिता सीख रहा हूँ, तो चलिए मेरे साथ रहते हैं, कुछ सीख रहे हैं। इधर देखिए, एक प्रोग्राम में मैंने देखा कि एक अभिसार शर्मा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और उनका यूट्यूब चैनल बहुत चलता है। उन्होंने उनको कहा कि ये भाड़े के मौलाना है। तो मुझे लगा कि ये चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। फिर बाद में मैंने देखा कि ये वही युवक अब हो गए हैं इस्लामिक मामलों के जानकार। उनका परिचय यही दिया जाता है। और अब अभिसार ने एक जगह कहा था कि ये मौलाना एक सीटिंग के 10,000 रुपये मांगते हैं। वो बाकायदा दिल्ली में रहते हैं और विभिन्न चैनलों पे आप अल्पसंख्यकों के मुद्दों पे उनका प्रवचन आप सुन सकते हैं। तो ये हाल हो गया है। देखिए जी, पहले एक सीखने की लोगों में जज्बा थी, लोग सीखते थे, अच्छी चीजों को परोसते थे। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि तुम जो लिखती हो ना, उस 100 गुना पढ़ने वाले लोग विद्वान बैठे हैं, उनके आगे से जब वो खबर गुजरेगी ना, वो लेकिन तुम्हारा लिखा हुआ जो न्यूज है वो गुजरेगा, फिर लोग उसको किस तरह से तुम्हारा आकलन करेंगे कि तुम क्या लिखी हो। उनको नजर में रख के तुम लिखना, कुछ भी लिखना। अब वो बात तो है नहीं, लेखनी और जो भी लोग मीडिया पे आके बोल रहे हैं, सतही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो उन सब चीजों में वो चीज गुम हो गया, वो बातें गुम हो गई जो पहले के पत्रकार सोचते थे, लिखते थे, जिन बातों को ध्यान में रखकर। अब तो जी बिल्कुल, अब भाषा को लेकर के तो इतनी अगंभीर स्थिति है कि कोई भी क्या कह रहा है, उसके मतलब शब्दों की और वाक्यों की संरचना क्या है, और मतलब उसमें क्या गाली भी डाल दे रहे हैं। मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि भाषा पे कोई काम नहीं, व्याकरण पे कोई काम नहीं। अब जब आप उसकी बुनियादी मतलब पत्रकारिता की बुनियादी चीज क्या है, भाषा के आधार पर अगर हम हिंदी में बोलते हैं या लिखते हैं तो हमारी हिंदी पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अंग्रेजी में अगर यही काम करते हैं तो हमें अंग्रेजी की ठीक समझ होनी चाहिए। सहज सरल भाषा शब्दों का चयन करने का अपना एक हुनर होना चाहिए। यहाँ तो कुछ नहीं, बस मतलब अपनी बात चिल्ला करके दूसरे की आवाज को दबाना है। तो ऐसे में भाषा की जगह जो है वोकल टोन का मतलब आपकी क्षमता कितनी है, आपके फेफड़े में ताकत कितनी है, इससे तो उनके जजमेंट होना है। तो ये सब दिक्कत तो है, बोलने ही नहीं देते हैं। आनंद सर मुंगेर में थे और हम लोग जब सब मिलते थे उस समय, तो इतना मजा आता था। लोग लिखते भी थे, लोग उस समय पत्रकारिता भी कर रहे थे, और आनंद सर हम लोगों को खूब अच्छी अच्छी बातें भी सुनाते रहते थे। हम लोग बैठते थे, बहुत तरह की बातें निकलती थी। उस समय एक अलग माहौल था, और बहुत दिन पहले की बात नहीं है, ये 10-15 साल पहले की बात है। बीच बीच में अच्छे प्रयोग हैं। जैसे अगर आनंद सर आपको याद होगा कि राज्यसभा टीवी बीच में बड़ा आया भी और बहुत अच्छा काम किया। वहां पर लोगों को सुनना, और इतने सलीकेदार लोग सलीकेदार तरीके से बहस तो नहीं कहेंगे, चर्चा ही कहूँगा, बहस शब्द में ही लगता है कि मारामारी हो जानी है। चर्चाएं होती थी, विषयों का चयन इतना अच्छा होता था, प्रेजेंटेशन उनका इतना अच्छा होता था। मतलब वो तो लगा कि हाँ अब कुछ अच्छा होगा, लेकिन जितने ढंग से आया उतनी ढंग से निपट भी गया। तो मतलब काम तो बीच में अच्छे हुए। जी, आजकल एक बात और मैंने ये देखी है, जब मैं मास्टर्स की पढ़ाई कर रही थी तो उसमें हमें ये बताया जाता था और ये कहा जाता था कि हम कुछ भी कहें तो हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, जो शब्द हैं वो सटीक होने चाहिए। ऐसे ही भाषा विज्ञान जब मैं पढ़ती थी तो हमें कहा जाता था कि जैसे हम आजकल इंग्लिश का प्रयोग कर लेते हैं जो हमारे मुंह पे चढ़ चुका है, तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ये होगा कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको आदत हो जाएगी, उसको यही लगेगा कि हाँ यही शब्द है और ऐसे ही कहना है।
फिर जब मैं ट्रांसलेशन कर रही थी तो हमें उसमें एक किताब दी जाती, कोई भी आप अपनी पसंद की किताब चुन के और उसके कुछ पृष्ठ आपको हिंदी या अंग्रेजी में जो भी आप चुनेंगे तो उसमें आपको उसका अनुवाद करना होता था। तो उसमें भी हमें कहा जाता था कि आपको सटीक शब्द ढूंढना है, आपको गूगल ट्रांसलेटर की मदद नहीं लेनी है, या फिर आपने गूगल नहीं करना है किसी भी वर्ड को, किसी भी शब्द को, और आपने डिक्शनरी का यूज करके, डिक्शनरी को कैसे आप यूज करके ट्रांसलेशन कर सकते हैं करें। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने ट्रांसलेशन का कुछ भी काम किया तो मुझे लगा, मुझे एहसास हुआ उस समय पे कि यहाँ पे उनको सटीक शब्द से मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि क्या ऑडियंस समझ पाएगी, क्या उनको रिलेटेबल लगेगा। तो अगर मैं बोलूँगी कि ये इस शब्द का, कोई भी शब्द है उसका असली जो अर्थ है वो ये होता है, वो थोड़ी सी मुश्किल वाली या कुछ ऐसा कठिन सा शब्द होगा हिंदी का जो आम जनता को नहीं पता, तो उसके लिए हमें मना कि इतना आजकल कोई हिंदी प्रेमी नहीं है। मुझे ऐसा कहा जाता है कि इतना कोई हिंदी प्रेमी नहीं है कि इतना भारी शब्द लिख दोगे, इतना भारी भरकम शब्द का प्रयोग करोगे तो कि आपको बहुत ज़्यादा कोई महत्व मिल जाएगा या आपकी लेखनी को बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। आपको ऐसा लिखना चाहिए कि जो आम जनता को समझ आए। पर आम जनता अगर नया शब्द पढ़ेगी तो क्या पता उसके मन में ये जिज्ञासा हो कि चलिए देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है, क्या पता इसी बहाने वो डिक्शनरी खोल ले या मान लेते गूगल ही देख ले। लेकिन ऐसा नहीं होता। और ये भी एक बात है, जैसे मैं जर्नलिज्म जब पढ़ रही थी तो हमें कहा गया था कि जब भी आप जर्नलिज्म पढ़ते हैं, और मैं अभी तक जर्नलिज्म में एज सच जॉब करने गई नहीं हूँ तो मुझे उस चीज़ का अनुभव नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी हमें पढ़ाया उन्होंने हमें ये कहा कि जब हम पढ़ते हैं जो किताबें, वो आपका, जब आप वर्क फील्ड में जाएंगे तो आपका उससे कोई मतलब नहीं है, तो आपको अनलर्निंग के लिए बोल दिया जाता है कि किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, सबको अनुभव चाहिए और सबको ऐसा चाहिए कि जो काम, मतलब अगर आपने फील्ड में काम किया है तो उसकी वैल्यू है, तो आपको असलियत में पता चलता है। तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है इसमें कि आप इतना टाइम आपने कुछ किताबें पढ़ी जर्नलिज्म से रिलेटेड या अनुवाद से संबंधित, तो लेकिन उसके बाद आपने करना अल्टीमेटली वही है जो ऑडियंस को समझ आए। तो वो मुझे बड़ा एक अजीब सी बात लगती है कि ऑडियंस को कैसे हम बोलते हिंदी में हैं, हमारी बोलचाल की भाषा हिंदी है, तो कैसे हमें हिंदी का एक थोड़ा सा अलग शब्द कैसे समझ नहीं आ सकता। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है अभी भी, जिसका मुझे अभी तक जवाब। देखिए अंबिका, मैं आप ही के, हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए। हाँ, ये मानसिक आलस जो है ना, ये हम ऑडियंस के नाम पर अपना चलाते हैं। मतलब हमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाएगी, हमें थोड़ा अपने पे काम करना होगा, उससे बचने के लिए हम ये कहते हैं कि ऑडियंस की समझ को तो हम खराब कर रहे होते हैं। ये इसको देखिए, और यहाँ पर अगर हम मीडिया हैं तो हम उनके प्रतिनिधि हैं, हम उनको रास्ता दिखाने के लिए हैं, गाइड हैं। तो अगर गाइड उस उल्टी तरफ देखेगा तो गिरेगा ना, उसको तो सामने देखना है और बाकी को उसको फॉलो करना है। तो ये ऑडियंस के नाम पे ये जो बकवास लोग करते हैं कि ऑडियंस को नहीं समझ में आएगा, ऑडियंस को बहुत हल्के में लेते हैं। इसका मैं सिनेमा का उदाहरण देख करके समझाऊं कि इधर बहुत हाल के दिनों में, खास करके कोरोना और उसके आसपास के समय में लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थी, तो ये ऑडियंस पे दोष देना शुरू कर दिया था सिनेमा वालों ने कि नहीं समझ आ रही। ऐसा नहीं है। जब उसी बीच में कोई ऐसी फिल्म आई तो उसको एकदम लोगों ने अफलातून तरीके से पसंद किया और खूब धूम धड़ाका हुआ। तो ये ऑडियंस को कमतर समझने की जो मानसिकता है, ये असल में वो मीडिया के उस तरफ के लोगों की कमजोरी है। वो आलसी हैं, वो मतलब एकदम कमजोर हैं, उनको आता नहीं है। ऑडियंस को बहुत कुछ आता है। और वो भाषा वाली बात जो आपने कही ना, उससे बड़ा एक मजेदार चीज बताऊं। हमारे पत्रकारिता के दौर में हमारे शिक्षक श्री अमिताभ भट्टाचार्य सर एक बड़ी अच्छी मिसाल देते थे कि देख बेटा, मतलब कभी भी भाषा में चाहे जो इस्तेमाल करना, बस इस बात का ध्यान रखना कि शव जो है वो दफनाया नहीं जाता और लाश जो है उसका दाह संस्कार नहीं होता। तो ये ध्यान रखना, लाश जो है दफनाई जाएगी, शव का दाह संस्कार होगा। अब ये इसमें बड़ा संदेश है कि अगर आप अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके फ्लो का आपको ध्यान रखना होगा। उर्दू का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके जो
जोड़ने वाले जो शब्द हैं उनको ध्यान में रखना होगा। हिंदी जब कह रहे हैं तो हिंदी को उस तरीके से रखना होगा, यानी कि कुछ भी उठा के कहीं भी डाल दिया तो यहाँ पर वो मतलब लोकल जो स्थानीय जो भावना है या उसके पीछे का जो भाषा से जुड़ी हुई जो उसका कल्चर, मतलब जो सारी चीज़ें हैं, स्थानीयता का पुट रहना चाहिए, और ये बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना। और ये छोटी छोटी चीज़ें हमें मेहनत करना पड़ता है पत्रकार के रूप में। हम ये नहीं करना चाहते हैं, शॉर्टकट मार रहे हैं, तो फिर शॉर्टकट में तो फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो वो आलस वाली बात है। मतलब जनता बहुत होशियार है, हम ही बेवकूफ़ नज़र आते हैं वैसे समय में जब हम ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं। आप ही लोगों की बात को मैं बढ़ा रहा हूँ मास कम्युनिकेशन के एकेडमिक्स की ओर जरा, कि एक टर्म है जनरलाइजेशन, साधारणीकरण। आपका कोई भी कम्युनिकेशन सफल तभी होता है जब रिसेप्टर के एंड पे जो श्रोता, दर्शक या पाठक है वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, वो उसको प्राप्त कर ले, रिसीव कर ले ठीक ठाक, तो आपका कम्युनिकेशन सफल माना जाता है। अब मान लिया कि जैसे जो विषय आजकल मीडिया में उठाए जा रहे हैं तो वो आम लोगों की जो जरूरतें हैं, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, जो खुशी हैं, जो जीवन की मुसीबतें हैं, उनसे काफी दूर हो। अब ऐसे में होता है क्या कि कोई भी नाटक, कोई भी सिनेमा, कोई भी साहित्य, कोई भी खबर, कोई भी सूचना लोग तभी स्वीकार करते हैं जब उनको लगता है कि इसमें मैं भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा पात्र हूं। तो मीडिया यदि उनको उसी भाषा में उन्हीं की बातों को दिया जाए तो बिल्कुल लोग स्वीकार करेंगे। अब जैसे लोगों की जो मुसीबतें हैं, आम आदमी की जो मुसीबत है, आम आदमी की जो खुशी है, आम आदमी का जो संघर्ष है जीवन का, वो चीजें अगर रखी जाए और उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के ग्रामर में, उन्हीं के व्याकरण में हम ये चीजें रखें तो लोगों को, और तब मीडिया का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि आजकल बड़ा जोर है इस देश में हॉर्टिकल्चर के लिए। आजकल हो गया है कि वो ये मोटे अनाज, मिलेट्स का बहुत प्रचार किया जा रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है कि इंडिया इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा मिलेट का कि हम बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव किसानों के जीवन में हो जाएगा। किसी भी कृषि से जुड़े पत्रकार ने उसका एनालिसिस नहीं दिया है अभी तक कि इसकी इकोनॉमी क्या है। एक किसान अगर मिलेट का प्रोडक्शन करता है तो उसका मार्केटिंग किस हद तक होगा, उसको कितना मुनाफा होगा, कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, क्या परेशानी आएगी उसके साथ, इसके और मीडिया का ध्यान नहीं है। अगर ऐसा आता तो मैं मानता हूं कि खेती किसानी से जुड़े हुए जो आम दर्शक हैं, आम श्रोता हैं, उन तक ये बातें पहुंचती। छात्रों की समस्या है, बेरोजगारों की समस्या है, आम आदमियों की जो दिक्कतें हैं, लोग उन पे गौर कर नहीं रहे हैं। और इसका उदाहरण है सबसे बड़ा कि रांची का प्रभात खबर ने अपने शुरुआती दिनों में एक रूल बनाया कि नो वीआईपी शुड बी द हेडलाइंस ऑफ दिस न्यूज़पेपर। इसके मास्ट हेड में कभी भी कोई बड़ा आदमी नहीं होगा, एक आम आदमी इसके मास्ट हेड पे आएगा, पहली जो खबर होगी फ्रंट पेज पे। अब उसका कारण हुआ कि लोगों ने कुतूहल से रोज सुबह सुबह अखबार देखना शुरू किया, भाई आज किसकी बात है, आज कौन सी बात है ऐसी। तो लोगों ने स्वीकार किया उस कम्युनिकेशन को, इसलिए कि जन सरोकार पे आधारित उस अखबार ने शुरुआत की, जो आज भी कमोबेश, अब तो उतना नहीं है उनका, लेकिन रंगत कुछ इसी प्रकार की आज भी है। बिल्कुल, वो पिछले 50 सालों में पूरे देश में प्रभात खबर एक मानक के तौर पे माना जाता रहा है कि हाँ, लोकल मतलब पत्रकारिता की कैसे जानी है। कितने बड़े बड़े मतलब अखबार समूह आए, लेकिन उसकी स्थिति को हिलाने में बहुत मुश्किल हुई लोगों को। ये उसकी इसी नीति का असर है। हाँ, तो लोग वही देख रहे हैं कि जन सरोकार के मुद्दे, जो आम लोगों की बातें हैं, उस अखबार में आती हैं।
तो बिल्कुल। वेस्टर्न तो उन्होंने वर्ल्ड में मेहनत इसी रास्ता हाँ आजमाया, उसने मेहनत करने का रास्ता पकड़ा कि हम मेहनत करेंगे तो नतीजा हाँ सामने आया। जिसने शॉर्टकट अपनाया वो अब आए और चले गए। बस 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 जी। अब एक क्वेश्चन और है कि संस्थागत बनाम स्वतंत्र पत्रकारिता के मझधार में फंसा एक पत्रकार निजी तौर पर अपने समाज को किस तरह प्रभावित कर सकता है? ये तो बड़ा ही मतलब मुश्किल और बड़ा ही रोचक हाँ सवाल है। और इसमें समझ जाइए कि आज के डेट में पत्रकार सबसे एकदम सबसे कमजोर वीकर सेक्शन का आदमी हो चुका है। उसके ऊपर जिम्मेदारी है दुनिया भर के सब कमजोर लोगों की आवाज बनने का। और सच पूछिए तो इस समाज के किसी भी दूसरे पेशे या दूसरे वर्ग की तुलना में ये सबसे ज्यादा दबा कुचला और शोषित वर्ग है। ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता, दूसरे के लिए भले ही झंडा उठा ले, अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता। आज जो औसत मानदेय पत्रकारों को मिलता है वो पर्याप्त नहीं रहता, और उसको इतना ही दिया जाता है जिससे कि वो मर ना सके, और इतना नहीं दिया जा सके कि वो ढंग से जी सके। और शुरुआत के हमेशा ज़्यादातर पत्रकारिता में विचारों से भरे हुए लोग आते हैं। शुरुआत का जो उनका समय रहता है बहुत जोश-जोश में तो निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने प्रौढ़ उम्र में आते हैं, तब तक उनके हाथ से बहुत कुछ निकल चुका होता है। और ये पत्रकारिता को बहुत ही यहाँ पर फिर समझौतावादी बनाने की तरफ ये धकेलता है। सबको नहीं कहा जा सकता, 100 में 10 ही होंगे, लेकिन 10 लोगों ने फिर अपनी इस स्थिति से निकलने के लिए, अपने अर्थतंत्र को ठीक करने के लिए गलत रास्ता चुना। और वहीं से फिर ये वाला जो व्यक्तिगत वाला जो पार्ट है ना, वहाँ हरास होने का शुरुआत हुआ। ऐसे में तालमेल बिठाने को उनके आर्थिक पक्ष पे बहुत तरीके से बात करनी होगी, क्योंकि सरोकार वगैरह सब बाद में आता है। भजन तो तब होगा जब पेट भरा होगा। आज मतलब कोई पत्रकार जिसको मात्र 15,000 20,000 रुपया मिल रहा है, 15-20 हजार रुपये में आज क्या हो सकता है? और जबकि उसको उस समाज के बीच जाकर के अपना काम करना होता है जो मतलब एक तरीके से एलीट भी है, सबसे गरीब भी है, उसका रेंज काम करने का बहुत ज़्यादा है। वहाँ वो खुद को कहीं फिट ही नहीं पाता है। उसका आर्थिक पक्ष बहुत कमज़ोर है, तो इसके लिए उसके सामने चुनौतियाँ बहुत हैं। तो इंडिविजुअल के तौर पे बहुत सीमित हैं उसके पास रास्ते, और संस्थागत रूप से भी नौकरियाँ बहुत सिकुड़ती जा रही हैं। मतलब जिस तरीके से ऑटोमेशन चल रहा है, धीरे-धीरे इनकी नौकरियाँ और घटेंगी। अनुवाद की भी अभी थोड़ी देर पहले अमिका जी बात कर रहे थे, अनुवाद में तो अनुवादकों की तो छुट्टी लगभग तय है आने वाले दिनों में। अब ये निजी स्तर पे बड़ी-बड़ी बातें बड़े स्तर पे तो हम कर ले रहे हैं, लेकिन करेगा तो एक इंडिविजुअल ना, इंडिविजुअल के लेवल पे हम बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। हमारा सरोकार और पिछड़ मतलब छूटता जाएगा हमारे हाथ से। अगर शुरुआती दौर में पढ़ाई के समय ही हम इसकी तैयारी ना करें, पत्रकारिता में घुसने के समय ही हमको ये बात समझना पड़ेगा कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। सिर्फ जोश में नहीं हो सकता, और ये विशुद्ध नौकरी भी नहीं है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं हमको तालमेल बिठा करके चलना पड़ेगा। और इस बारे में आनंद जी ज़्यादा बेहतर बता पाएँगे, क्योंकि उनका मतलब पिछले कई दशकों से जो सक्रिय पत्रकार हैं, उन लोगों की दशा-दिशा ये अपनी आँखों से फर्स्ट हैंड देखते रहे हैं। कइयों को बिगड़ते देखा, कइयों को बनते देखा, और कइयों को संघर्ष करते देखा। तो उनके संघर्ष के मतलब प्रथम दृष्टया अगर उदाहरण सुनने हो तो आनंद जी बताएँगे, भैया बताया जाए। नहीं 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 ठीक है, वो तो जो आपने कहा वही बात है। अब ये और मैं खुद पे ही बताऊँ, मैंने भी जब शुरुआत में सॉरी अभी अपनी बात और थोड़ा कह लूँ कि नहीं नहीं, आप ही सबसे बड़ा उदाहरण तो मेरे समक्ष आप हैं कि देश पत्रकारिता छोड़ के आप सिनेमा में गए, सिनेमा छोड़ के बिजनेस में गए, बिजनेस छोड़ के फिर सिनेमा में आए, फिर कुछ ऐसे सामाजिक लोगों को आपने खड़ा किया, एक फौज खड़ी कर दी। तो होता मतलब है, देश जीवन फिसलते जाता है हाथ से। के सबसे बड़े संस्थान में काम करते हुए भी लग रहा था कि इतने से तो मेरा खर्चा, मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं परिवार कैसे पालूँगा? और इस हाँ बेचैनी ने मुझे पत्रकारिता छोड़ने को विवश किया। पत्रकारिता ज़रूर छूटा, लेकिन मीडिया नहीं छूटा। मतलब फिर मीडिया के दूसरे रूप में, मोबाइल में, इंटरनेट पे, मतलब अवैतनिक वाले जो काम थे, उस तरीके से जीने खाने के लिए दूसरे रास्ते आज़माए और अपनी वो क्रिएटिव पक्ष को ज़िंदा रखा। लेकिन कितने लोगों के पास ये अपॉर्च्युनिटी मिल पाती है जो मुझे हासिल हुआ, या मैंने छीन लिया।
हासिल नहीं हुआ, मैंने छीन लिया। कितने लोग ये दम रखते हैं छीन लेने का? ये सबके अंदर ये बात होनी चाहिए। और ये शुरुआती दौर में जब वो पढ़ाई कर रहे हैं या अपने इंटर्न हैं, उस दौर में उनको समझाना पड़ेगा। उनके सीनियर्स को ये जिम्मेदारी है कि उनको बताएं, उनके शिक्षकों की ये जिम्मेदारी है कि उनको बताएं कि बेटा तुम जैसा जा रहे हो उधर क्या क्या खतरे हैं। क्योंकि कितने दिन, 5 साल 7 साल, मान लीजिए 20-22 की मेरी उम्र है, 27 28 29 30 तक तो मैं आवारागर्दी कर सकता हूँ। उसके बाद माँ बाप बूढ़े होंगे, शादी होगी, बच्चे होंगे, तो दुनिया जहान तो बाद में, पहले अपना घर संभालेंगे तब तो हम सरोकार की बात करेंगे, हमारे सरोकार का क्या होगा। तो इसलिए हमें जागरूक रहना होगा, हमें अपने आर्थिक पक्ष पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप शौक हैं, पेशेवर बनने जा रहे हैं तो पेशेवर में पेशे के तौर पे आप चलिए मेरा अंबिका जी से एक क्वेश्चन और है, छोटा सा जवाब चाहूंगी कि मुझे यदि अनुमति दिया जाए, हाँ मेरी एक व्यवस्था है। आप सर एग्जिट कर सकते हैं, नहीं आपकी व्यस्तता है, आप एग्जिट कर सकते हैं जी, क्षमा सहित मैं जाता हूँ। हम पुनः फिर जुड़ेंगे और स्वस्थ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बातें और भी हैं और भी बात करनी थी, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन व्यस्तता की नहीं है आप एग्जिट कर सकते हैं, हमारी पहले ही बात हो चुकी थी आपसे। जी 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 जी, सबों को नमस्कार, सभी सुधी जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको भी प्रणाम। अंबिका जी, मैं पुनः उस बात को रखूंगी, टेलीविजन क्रांति और नए चैनल की बाढ़ ने समाज के हर वर्ग पे अनुरूप कार्यक्रमों को प्रसारण करने का जीवटता का परिचय दिया। खासकर महिलाओं को शिक्षित व जागरूक बनाने में इसकी भूमिका को अनदेखी नहीं की जा सकती, लेकिन कहीं न कहीं जो बाहर निकलने पर इसके संघर्ष हैं, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इतनी भी इन लोगों को घर चलाने तक का भी इन लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इस चीज को आप कैसे देखती हैं, जहां हमें काम तो मिल रहा है लेकिन उस घर चलाने के लिए भी हमें पैसे नहीं उस तरह से मिल पा रहे हैं, और भी तो बाहर जाने के बाद जो महिलाओं का संघर्ष है, जो बाहर निकलने पे बहुत सारे चीजों को उसका सामना करना पड़ता है, इसको आप कैसे देखती हैं? मुझे इस पे ये कहना है कि जो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित, जो अफेक्टेड है, वो मिडिल क्लास है सबसे ज़्यादा, क्योंकि गरीबों की बात बहुत होती है और मतलब इसमें यह कि उनके लिए फिर भी हो रहा है, और जो अमीर है वो तो हमने देख ही लिया जामनगर में क्या हो रहा है, लेकिन उसके बीच जो हम जिस श्रेणी में हम लोग आते हैं उसकी तो कोई बात ही नहीं करता है उसके बारे में। मतलब हमारे लिए अगर रिजर्वेशन हो, अगर एडमिशन में कोई कोटा हो, क्या है, मतलब जनरल कैटेगरी जो है या मतलब हम लोग तो सोसाइटी के प्रेशर में ही रह जाते हैं आधे से ज़्यादा टाइम की। नहीं, जैसे लड़कियों का है, सबसे एक उम्र हमारे लिए तय कर दी गई है कि बस इस उम्र तक आप, हाँ ठीक है, पढ़ने का बहुत वो हो गया कि पढ़ाई, लड़कियों को पढ़ाना है, वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी सबके मन में कहीं ना कहीं किसी कोने में ये है कि नहीं, अब इतनी उम्र हो गई है, इसके बाद अब शादी तो, या फिर मतलब अपनी जो भी पर्सनल लाइफ में जो भी है वो करना है। लेकिन उसके बाद आजकल ये भी लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो नौकरी करे और मतलब घर में भी काम करे और बाहर भी करे। तो ये पहले ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। अब जरा जागरूकता बढ़ने से ये तो हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी अब जैसे 1-2 जगह पे अभी काम कर रही हूँ और करती भी थी पहले भी जहाँ पे भी, तो स्ट्रगल तो वही है, अभी भी कुछ बदला नहीं है। अगर आज लड़कियों के लिए जितनी पहले वो थी, आजकल लोग उतना वोकल उस बारे में नहीं है, खुल के नहीं बोलते हैं कि नहीं कर सकते या नहीं कर पाओगे, पर उनके शब्दों से और उनके हाव भाव से आज भी ये लगता है कि जब मनोदशा वही है। हाँ, मनोदशा वही पे।
हाँ, कि मतलब आपका अभी भी औरत को लेके वही है कि नहीं आता तो क्यों आए हो, मतलब कुछ जरा सी भी गलती, वही अगर किसी लड़के से या किसी आदमी से भी वही सेम मिस्टेक हो जाए या गलती से कुछ उसने भी वही, लेकिन उसको ऐसा नहीं, क्योंकि अभी भी हमारा जो सोसाइटी का कॉन्स्ट्रक्ट है वो तो यही है ना कि कमाने का और वो सब का जिम्मा जो है वो एक आदमी के ऊपर है, जबकि ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारी औरतें भी घर चला रही है अपना, ऐसे नहीं है। लेकिन जो पे पैरिटी है कि अभी भी सेम हम काम कर रहे हैं लेकिन औरत को उसके लिए ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, और आदमियों को उसके लिए ज्यादा मिल रहा है, जबकि मेहनत उतनी है और दो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लेडी और एक लड़की कर रही है, अपना घर का भी कर रही है और फिर वो बाहर आके भी कर रही है। पर मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उसको एक्नॉलेज नहीं भी करते तो भी ठीक है, लेकिन जो वो वर्क स्पेस पे आके जो भी काम कर रही है उसके लिए जितना आप अप्रिशिएट एक आदमी को या एक लड़की को कर रहे हो, उतना अगर आप उनको कर दोगे तो उसमें तो हम कोई ऐसे इक्वालिटी को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि ठीक है अपनी मर्जी से लड़कियों ने चुना है ना नौकरी करना, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप बिल्कुल ही ऐसे मतलब उस तरीके से ट्रीट किया जाए कि हाँ मतलब अपनी मर्जी से किया, तो जब आप आए हो तो आपको चैलेंजेस का सामना, मतलब मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जो अगर आपका जो भी साथ में भी जो भी है, अगर वो आपको किसी ना किसी तरीके से ऐसा महसूस कराई देंगे कि नहीं आपको अभी नहीं आता है, हमारे लेवल का नहीं है, अभी भी बहुत मेहनत की जरूरत है, मतलब उसको बहुत ही गलत और बहुत ही अजीब तरीके से आपके सामने रखा जाता है कि आपको एक बार को अपने मन में एक डाउट आता है कि कहीं ये सही तो नहीं है, कहीं मुझे एक्चुअली छोड़ के वही जो एक नॉर्मल जो भी काम है, हालांकि होम मेकर का काम भी कोई बहुत आसान नहीं है, एक दिन भी किसी को करना पड़ जाए तो पता चल जाता है, पर उसमें आज भी जो स्थिति है हमें ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि बहुत सब कुछ इक्वल हो गया है, बहुत इज्जत मिलती है, पर अंदर अंदर सबके मन में अभी भी वही है, सिर्फ एक सोसाइटी के डर से और एक कि लोग आजकल ओपिनियंस बहुत ज्यादा वॉइस करने लगे हैं, एक दूसरे से बहस कर लेते हैं छोटी छोटी बात पे, इस डर से बोलते नहीं है खूब खुल के, लेकिन मन में अभी भी वही है कि एक आदमी है तो मतलब उसको ज्यादा हर चीज में एक्सपीरियंस होगा, उससे फाइनेंशियल इश्यूज पे ज्यादा वो बहस कर पाएगा, उससे बात करी जाएगी ज्यादा, मतलब अभी मुझे तो ऐसा ही लगता है, जहां तक भी मेरे पास इतना अनुभव नहीं है पर जितना भी है उसमें मुझे ये चीज बहुत अच्छे से महसूस हो गई है कि अभी भी बहुत अपने आप को स्थापित करने के लिए कहीं किसी भी जगह पे आपको बहुत ज्यादा प्रूव करने की जरूरत है। ये एक्सपोजर का दिखावा ने लोगों के मुंह पे चुप्पी साध रखी है। नहीं, इसको मैं दूसरे तरीके से इस पे सकारात्मक पक्ष बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक्सपोजर का मामला अभी अगर देखा जाए तो 2-3 जनरेशन से ही औरतें इस पैमाने पे बाहर निकल रही हैं। तो अभी पहले तो उनको अपने मन की बेड़ियां तोड़नी थी, उसके बाद परिवार से थोड़ा सा जूझना था, अब फिर जब थोड़ा सा बड़े पिक्चर पे बड़े कैनवास पे जब उनको काम करना पड़ रहा है तो वहाँ अपने आप को फिट करने के लिए वो जद्दोजहद है, लेकिन मतलब हालात धीरे धीरे ठीक तो हो ही रहे हैं। अगर सामने कोई ये पढ़ता है उसको लगे कि आपका काम कमतर है, महिलाओं का काम कमतर है, तो उसके सामने सीधे सीधे हाउस हस्बैंड बनने का प्रस्ताव रख दें कि भैया ठीक है आप फुल टाइम वो करें, हम फुल टाइम ये करें, चलेगा। तब फिर धीरे धीरे उनको समझ में आएगा कि नहीं भाई बैलेंसिंग एक्ट कहते किसको है, अगर आप 2 कदम आगे निकल रहे हैं तो फिर अगले को भी उस 2 कदम को तालमेल बिठा करके ठीक ठाक रखना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे समझ में आता है जितने भी प्रगतिशील विचार के लोग हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, जो अभी भी वो थोड़े से उलझे हुए दिमाग के लोग हैं उनके साथ ही ज़्यादा ये समस्या है। अगर हम अपने तरह के लोगों की बात करें तो हमें तो कहीं दिक्कत नहीं होती, हमें लगता है अरे ठीक है, जहाँ अगर एक ही डेस्क पे अगर अगल बगल बैठ के हम काम कर रहे हैं तो भी उतना काम कर रही है, उनको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए, उनको भी वही डेजिग्नेशन मिलना चाहिए, सब कुछ बराबर होना चाहिए। घर पे आके अगर हम मतलब थोड़ा कलछी चला ले तो कोई बुरी बात नहीं है, हम चलाते हैं, कोई दिक्कत। तो ये धीरे धीरे मतलब बदलेगा। अभी तो हार्डली 2-3 जनरेशन हुआ है और अभी आने वाले समय में हमारे बच्चे उनके बच्चे के तक आते आते स्थितियाँ न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है, सकारात्मक हो इसको लेकर। बात वही है कि अभी सॉरी जो मिडिल क्लास है वो अभी भी इसी में ही फंसा हुआ है, क्योंकि शायद
जिसके साथ मेरे घर वाले एक बार को इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अभी भी उनके मन के किसी कोने में ये डर होगा कि सोसाइटी क्या कहेगी। अगर कोई आदमी घर पे काम करेगा और अगर मतलब ऐसे कभी कोई बात, तो एक डर हमेशा है, जो कि मुझे नहीं लगता किसी और वर्ग को है जितना मिडिल क्लास को है, क्योंकि आपके पास नहीं भी, 1-2 जनरेशन और लगेगा, 1-2 से ज्यादा ही लगेगा। हो सकता है क्योंकि अभी देखो ना, अब सावित्री फुले जी ने कितने नजदीक की बात है जब उन्होंने लड़कियों के पढ़ने के लिए इतना जोर शुरुआत की थी, और अभी इस बात को बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ अगर देखा जाए तो वहां से लेकर के यहाँ तक का सफर वाकई बहुत तेज हुआ है, और आने वाले समय में ये और तेज होगा और होगा। ठीक है, 1-2 जनरेशन आगे पीछे होगा। है क्या कि मिडिल क्लास के जो लोग हैं ना, वो शर्म और डर, इन सब चीजों से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। आप सर पे कहीं पड़ेगी भी जाएंगे तो सबसे बड़ी उनके सामने जो चुनौती है वो उनकी सोच है कि लोग क्या कहेंगे, इसके डर से ना तो वो अपनी सोच से बाहर निकल पाते हैं। लोग क्या कहेंगे, काम मीडिया को छोड़ दे कि मीडिया को कहने दे, लोगों के चक्कर में ना पड़े। मीडिया जो कह रही है, मीडिया में आ जाइए, कहने सुनने का काम मीडिया में आकर के किया जाए। जी चलिए, हम लोग तो यही सोचते हैं, और हम लोग इसलिए ही जुड़े हैं कि लोग अपने सोच को स्वस्थ बना पाए और खुल के लोगों के सामने अपनी बातों को रख पाए और एक सकारात्मक सोच को कायम करें। पीछे जो भी बातें हुई उसको छोड़ें और एक अच्छी सोच को समाज के सामने रखें, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो इन सब चीज़ों का लाभ उठा सके और मीडिया और की भूमिका और ज़्यादा अहम हो जाएगी आगे चल के। अभी तो ठीक है, कुछ फेज चल रहा है, जैसा कि आपने सरकार की अभी सकारात्मक आएगा, थोड़ा सा समय लग जाएगा लेकिन आएगा। ऐसी सोच को लेकर चले। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतनी अच्छी सार्थक चर्चा हुई हमारी मंच पे, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, और फिर हम लोग जुड़ेंगे इस तरह से और कई सारी बातों को इस मंच पे रखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से दुआ चाहते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे एक चीज़ यही कहनी है कि इतने एक्सपीरियंस लोगों के बीच में मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि ऐसे ही आगे डिस्कशंस होंगे और मैं उसका हिस्सा बन सकूँ। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल, आपका हमेशा स्वागत है। मैं चाहती भी हूँ कि आप जैसे अच्छे लोग आके इस मंच की शोभा बढ़ाएं और लोगों के सामने अपनी